बस आप लोगों ने अपने मोबाइल वगैरह साइलेंट करने। आज बहुत काम की बात बताने जा रहा हूँ आप लोगों को। वो क्या है कि आप लोगों ने अभी तक HTML CSS और जावास्क्रिप्ट पढ़ ली, और अभी आप इस लेवल तक पहुंच गए कि एडवांस जावास्क्रिप्ट की कुछ चीज़ें आप लोगों ने पढ़ के आप डेटाबेस को पढ़ रहे हैं। इसके बाद क्या होगा कि हम फौरन इसी जावास्क्रिप्ट के कोड को डेटाबेस के इसी कोड से दोबारा कनेक्ट करेंगे, लेकिन डेटाबेस हमारा फायरबेस नहीं होगा बल्कि बैकएंड होगा, और बैकएंड का जो डेटाबेस होगा वो अलग से बनाएंगे, खुद से बनाएंगे। उसको बनाने के लिए हमारे पास कुछ टूल्स है, जैसे कि मोंगूज हो गया। ये सारी चीज़ें क्या होती है, इसके लिए डेटाबेस को कनेक्ट करते हैं, और डेटाबेस हमारे पास वहाँ पर होगा मोंगोडीबी। यहाँ पर हमारे पास फायरबेस है और वहाँ पर मोंगोडीबी होगा। बताने का मकसद ये है कि आप अभी जिस लेवल में है, अभी जो करने के काम है सबसे पहले वो समझ लीजिए। सबसे पहला, आप अभी जिस लेवल में मौजूद है, सबसे पहले आप अपनी प्रोफाइल बनाएं। चाहे वो प्रोफाइल लिंक्डइन की हो, चाहे वो प्रोफाइल आपकी किसी भी ऐसे प्लेटफॉर्म की हो जिसमें आप लोगों को शो हो जाए कि आई एम अ डेवलपर, मैं कोड कर रहा हूँ। सेकंड ये है कि जैसे आप प्रोफाइल बनाएं, उस प्रोफाइल के अंदर आप अपने प्रोजेक्ट्स को डाल दें। आप अपने प्रोजेक्ट्स को डाल दें। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रहा हूँ कि आप लोगों ने अभी जो करने के काम है ना, वो क्या क्या है आप लोगों के लिए, जो आप जिस लेवल पर आ गए। अभी हम रिएक्ट पढ़ेंगे, तो रिएक्ट सारी जावास्क्रिप्ट भी होगी, सिर्फ बना बनाया कोड आपको दे देगा। जितने भी प्रोजेक्ट होंगे वो आप बनाए, और उस प्रोजेक्ट की कम से कम आप वीडियोस बनाए, वीडियोस बनाए। तीसरा काम, जैसे ये 3 काम कंप्लीट हो जाए, आपकी प्रोफाइल अच्छी हो गई। लिंक्डइन की प्रोफाइल अपडेटेड रहनी चाहिए हमेशा। उसमें क्या होगा, आपके HTML CSS की आपकी जो भी कोड होगा वो आपने अपना बताना होगा। अपनी लिंक्डइन की जो प्रोफाइल होगी उसको प्रोफेशनल वे में बनाएं। स्किल्स क्या रखे, अबाउट का सेक्शन क्या होना चाहिए, सारी चीजें। तीसरी बात यह है कि अभी से ही सर्च कर लो मार्केट को। सही है, जॉब मार्केट को सर्च करना स्टार्ट कर कि मार्केट में रिक्वायरमेंट क्या क्या है। आप अभी रिएक्ट स्टार्ट करेंगे, रिएक्ट जैसे ही स्टार्ट हो जाए तो रिएक्ट के साथ साथ ही आपका ये काम होना चाहिए कि आप अपने लिए फ्रंट एंड की जॉब देखना शुरू कर दें। उसमें एक बहुत बड़ा फायदा है। फायदा ये है कि आप जब मार्केट को सर्च करेंगे, जो मार्केट में जो चीज़ें अभी चल रही है वो आप लोगों को पता नहीं है, तो जो चीज़ें आपको मार्केट में चल रही है उसके लिए 60%, 40% या 50% ES6 तक जावास्क्रिप्ट हमने पढ़ ली। जो चीज़ें वहाँ पर अभी चल रही होगी मार्केट में, वो चीज़ हम यहाँ पर जल्दी जल्दी से सीखने की कोशिश करेंगे। आप लोग मुझे बताओगे कि सर करिकुलम में हमारे पास रिएक्ट में जो चीज़ें चल रही है, इसमें क्या हम ये भी पढ़ सकते हैं? क्योंकि मार्केट के डिस्क्रिप्शन में मैंने देखा था जॉब के, उसमें ये चीज़ें रिक्वायर्ड थी। ये चीज़ क्या होती है? तो मैं आपको बोलूँगा कि भाई इसमें ये, फॉर एग्जाम्पल हम जब रिएक्ट स्टार्ट करेंगे तो रिएक्ट में हम एक चीज़ पढ़ेंगे जिसे हम कॉन्टेक्स्ट API बोलेंगे। कॉन्टेक्स्ट API, ग्लोबली कोई चीज़ को मिलना। अच्छा, अब कॉन्टेक्स्ट API हमारे पास मार्केट में 3-4 चीज़ें आ गई। कॉन्टेक्स्ट API की जगह लोग अभी ज़्यादातर यूज़ कर रहे होते हैं रिडक्स। क्या यूज़ कर रहे होते हैं? रिडक्स। अब रिडक्स से भी ज़्यादा लोग क्या यूज़ कर रहे होते हैं? जुस्टेंड। सही है। तो मार्केट में ज़्यादा चीज़ें क्या चल रही है, आप लोग लिस्ट बनाएं फ्रंट एंड डेवलपर्स की, बार बार सर्च करें। प्रोफाइल जब आप बनाएंगे ना, तो लिंक्डइन के साथ आप लोग इंडीड की भी बनाएं। सही है, इंडीड की भी बनाएं, और साथ ही साथ आप लिंक्डइन जॉब पे भी सारी चीजें अपनी सर्च किया करें। हमारे पास यहाँ पर बहुत सारे ऐसी सक्सेस स्टोरीज है जो रिएक्ट को पढ़ रहे थे, रिएक्ट जैसे ही स्टार्ट किया कुछ महीने के बाद वो कंपनी में जॉब पे लग गए। हाँ, उस टाइम पे और इस टाइम पे जो मार्केट लेवल है वो बहुत ज़्यादा सेचुरेटेड, मतलब बहुत ज़्यादा डिफरेंस है उसके अंदर। मार्केट के अंदर कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। एक कंपटीशन है जो कि कभी ख़त्म नहीं होगा और कभी नहीं हो सकता। अगर मार्केट में रिएक्ट जेएस नहीं, वो कह रहे कि हमें नेक्स्ट जेएस चाहिए,
या कुछ भी चाहिए, मार्केट में जो भी चीजें चल रही है, चाहे वो फिनटेक की कंपनी हो या सिंपल कोई कंपनी हो या सर्विस बेस हो या प्रोडक्ट बेस हो, एक चीज उनको जो रिक्वायरमेंट है ना, उनको जो एक चीज रिक्वायरमेंट है वो हमारे पास है जावास्क्रिप्ट के जो मेन कंसेप्ट है ना, उसकी रिक्वायरमेंट है बहुत ज्यादा। मेन कंसेप्ट क्या हो सकता है कि अगर कोई जॉब के लिए जा रहे हैं, अगर वो फुल स्टैक सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी होगा ना, उसकी जो इंटरव्यू होगी जिसको वो लोग फंसाएंगे वो हमारे पास जावास्क्रिप्ट होती है। अगर जावास्क्रिप्ट आती है तो आपको फ्रंट एंड और बैक एंड आते हैं, अगर नहीं आती तो आपको कुछ भी नहीं आता। तो जितनी जावास्क्रिप्ट हमने पढ़ी, साथ साथ हम इसकी आप लोग भी प्रैक्टिस करें। कहाँ कहाँ पर मैंने छुट्टियाँ की है, कहाँ कहाँ पर मैं वीक हूँ, बजाय इसके कि मैं टीचर को बोलूँ या अपना पूरा टाइम ज़ाया करूँ किसी इंटरनेट के रिसोर्सेज से, चैट जीपीटी से या गूगल से या खुद किसी की वीडियो से अपनी जावास्क्रिप्ट को स्ट्रॉन्ग करूँ। तो अभी से जो आपका ये काम होना चाहिए, ये 4 चीज़ें तो आप लोगों की मस्ट स्टार्ट होनी चाहिए। क्योंकि देखिए मार्केट में जब आप जाएंगे, हम आपका मिशन होना चाहिए जॉब, नॉट इंटर्नशिप। जॉब होनी चाहिए। लेकिन इस सूरत-ए-हाल के हिसाब से, इस लेवल के आज की जो मार्केट चल रही है, जिस फील्ड में आप लोग एंटर हुए, सैलानी की बरकत बोले या ऐसे ही लोग बोले, एपटेक बोलते या बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट जो ज़्यादा कोर्सेज इन चीज़ों की कराती है, चाहे वो मन स्टैक हो, चाहे वो फुल स्टैक डेवलपमेंट हो या फ्रंट एंड हो या बैक एंड हो। अब इससे मसला नहीं कह सकते, मतलब टाइम की बात होती है। अब अभी अगर लाला कंपनी में भी जाएंगे, छोटी कंपनी में, तो उसमें भी अगर आप जॉब देखेंगे तो 1200 से 1300 सीवीज उनके पास पड़ी होती है। अब उसमें आपका भी नंबर जाने वाला है, मतलब उस सीवीज में आपकी सीवी आने वाली है। अभी आप लोग 1200 सीवीज के पीछे जा रहे हैं। ये बात समझ आ रही है आपको? अभी से मार्केट में लोगों ने सीवीज दी है कंपनीज को, इंटर्नशिप के लिए हो, चाहे फ्रंट एंड के लिए हो, चाहे बैक एंड के लिए हो। फॉर एग्जांपल उनके पास 20 सीवीज पड़ी हुई है। अब वो जो 20 सीवी देखेंगे, उस 20 सीवी के बाद 1 महीने के बाद, 2 महीने के बाद आपकी सीवी भी उस कंपनी में जाने वाली है। तो आप लोगों ने ये देखना होगा कि जो मार्केट में अभी से 20 सीवी उनके पास पड़ी हुई है, जब आपके पास उनके पास 21वीं सीवी आपकी जाएगी, तो उस सीवी में ऐसे क्या होना चाहिए कि उस 20 वालों से अच्छी सीवी आपकी हो, शॉर्ट लिस्टेड हो जाए। अब शॉर्ट लिस्टेड होने के लिए जो बाकी सीवीज है उसमें आपकी सीवी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। और स्ट्रॉन्ग कैसे होगी कि जिसमें ये सारी चीजें कंप्लीटेड होगी। क्या क्या? आपके प्रोजेक्ट बहुत अच्छे होने चाहिए, चाहे वो HTML CSS की हो। आपकी लिंक्डइन की प्रोफाइल बहुत अच्छी होनी चाहिए। गिटअप अपडेटेड होना चाहिए। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, गिटअप आपका बहुत इंपोर्टेंट होना चाहिए। रात को सोने से पहले लाजमी काम गिटअप पे एक पुश किया करो। रोज आना गिटअप पे आपको कोई कोड पुश हो, ताकि लोगों को ये पता चले कि आपका जो गिटअप है वो अपडेटेड है, आप कुछ कर रहे, कोड कर रहे। आपने जॉब पे डालिए कि मैं ये भी करता हूँ, मैंने ये प्रोजेक्ट भी बनाया, ये भी बनाया। जब वो आपका गिटअप प्रोफाइल देखे वो खाली हो, भाई आप काम कहाँ करते हो, गिटअप कहाँ पुश किया, आपने काम कहाँ पुश किए। तो जब आप इस जॉब के लिए जाएंगे तो उस 20 सीवीज के ऊपर जो आपकी सीवी शॉर्टलिस्टेड होगी वो कैसे होगी, वो आप लोगों ने खुद देखना है कि हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्या करें कि मार्केट में हम शॉर्ट लिस्टेड हो जाए। सही है? देखिए मार्केट में जॉब जो है ना, आपके इस लेवल में लिए जॉब बहुत जरूरी है डायरेक्ट। क्योंकि आप अगर अभी सोच रहे कि मैं अपना कोई स्टार्टअप बना लूं या अपनी कोई कंपनी बना लूं या फ्रीलांसिंग करूं, इन सब से पहले ना जो प्री रिक्वायरमेंट है, जो इससे पहले रिक्वायरमेंट है, वो है जॉब। और वो कौन सी जॉब है? मार्केट जॉब, ऑन साइट जॉब। अल्फा कोड वाले नहीं, जो लिंक्डइन पे प्रोजेक्ट वगैरह बना के देते हैं, इंटर्नशिप दे रहे होते, ऐसे नहीं, रिमोट नहीं। कंपनी में जाने के लिए आप अगर किसी कंपनी में इंटर्नशिप के लिए भी लगे ना, अभी इस लेवल के लिए, अगर आपको बोले हम आपको 1 रुपए भी नहीं देंगे, आप बोले मैं तैयार हूं,
हाँ, अगर मुझे आपको 5,000 10,000 रुपए देने पड़े 5,000 महीना, तो मैं उसके लिए भी तैयार हूँ। ये लेवल होना चाहिए आपका। क्यों? उसमें मेन मकसद ये है कि आप जो इन लोगों के साथ बैठेंगे ना, मेन फोकस आपका ये होना चाहिए कि मार्केट में जो काम क्या चल रहा है, मैं इन लोगों के साथ कम से कम बैठ के ये देख लूं कि मार्केट में काम कैसे हो रहा है। क्योंकि दो तरीके से काम होते हैं, दो तरीके के काम होते हैं। एक काम होता है इंस्टीट्यूशन बेस, इसको हम बोल सकते हैं प्रोजेक्ट। आप प्रोजेक्ट बना रहे हैं, आप बोले कि मैं डेवलपर, बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट यूट्यूब से बना रहे हैं, आप बोले कि मैं अच्छा डेवलपर हो सकता है। एक हमारे पास होता है इसमें मार्केट वर्क या क्लाइंट वर्क बोल दे आपको इसको, या कंपनी वर्क बोल दे। आपका जो मेन फोकस होना चाहिए ना, वो होना चाहिए मार्केट वर्क। अब मार्केट वर्क को हासिल करने के लिए आपको किसी मार्केट में जाना पड़ेगा, किसी कंपनी में बैठना पड़ेगा, कंपनी में जो ऑलरेडी लोग एक्सपीरियंस वाले काम कर रहे हैं उनके साथ बैठना पड़ेगा। उनके साथ बैठने के साथ साथ आपने ये देखना होगा कि काम होता कैसा है। फिर आपने जो वो गिटअप यूज कर रहे हैं, गिटअप को कैसे यूज कर रहे हैं, वो एक बंदा या 3 बंदे एक प्रोजेक्ट पे कैसे काम कर रहे हैं, ये सारी चीजें आप लोगों ने देखनी होगी। उसके जो बैकबोन मेन चीज है ना, मेन फोकस, वो आपका होना चाहिए, ये कंप्लीट होना चाहिए, बस ये पक्का होना चाहिए। ये पक्का हो, आप किसी भी मार्केट में किसी भी मार्केट के एक्सपीरियंस वाले बंदे के साथ बैठ सकते। बात समझ आ रही है? तो जो अभी आप लोगों का ये टाइम चल रहा है, उसमें सबसे पहले 2 काम करने होंगे आपने। अगर आप इन शॉर्ट इन सब की मैं समरी बता दूंगा, अगर कोई बोले सर लंबी चौड़ी बात समझ नहीं आ रही, 2 पॉइंट में बता दो क्या करना, 2 पॉइंट में बता दो, तो मैं उसको बता देता हूँ। पहला पॉइंट ये है, जितने भी पढ़ा ना, जितने भी पढ़ा उसको रिवाइज कर लो प्रोजेक्ट के साथ, सही है, और कंसेप्ट के साथ, और कोड लिख लिख के। दूसरी बात, अभी जो हम आगे पढ़ रहे हैं उसको बिल्कुल ही फोकस के साथ पढ़ो, बस ये 2 काम, सही है। और ये तो साथ साथ आप लोग करते ही रहोगे, मार्केट जॉब सर्चिंग, अपनी प्रोफाइल अच्छी करो, गिटअप पे रोजाना पोस्ट पुट करो, मेन आपके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। तो ये पॉइंट आप लोगों के पास है, अगर आप लिखना भी चाहो तो इसको लिख भी लेना कि ये आप लोगों का अभी जो टाइम चल रहा है बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइम वापस नहीं आएगा। आपने अगर ये कोर्स कंप्लीट होने के साथ साथ ऐसे ही आ गए बैठे और फिर चले गए, फिर आ गए फिर बैठे, और दिमाग में ये होगा कि इस कोर्स को कंप्लीट होने के बाद मैं कहीं पर चला जाऊंगा, तो ये नामुमकिन है। जैसे यहाँ पर अभी क्लास हो रही है, इसी तरह और कैंपस में भी क्लास होगी, बैच 18 वहां पर भी चल रहा होगा। वहां से कुछ लोग या यहाँ से इंशाल्लाह कुछ लोग कोर्स के दौरान ही कहीं पर लग जाएंगे, और कुछ लोग ऐसे जो अभी ये सोच रहे कि कोर्स को खत्म होने के बाद हम कहीं पर लग जाएंगे ऑटोमेटिकली, क्योंकि हम कहीं पर जाएंगे तो उसको हम सैलानी के सर्टिफिकेट दिखाएंगे कि देखो हमने सर्टिफिकेट ले लिया, लिहाजा आप हमें इजाजत दे दो। तो दिस इज नॉट अ स्कूल और कॉलेज, और आप कहीं पर पढ़ाने के लिए नहीं जा रहे कि आपके पास ये सर्टिफिकेट है तो आपने ये चीज की है तो मैं ये कर रहा हूँ। ये मार्केट बेस जॉब अगर आपने देखनी होगी तो अभी से सर्च करके स्टार्ट करें। और ऑन साइट अगर आपको इंटर्नशिप भी मिल रही है ना, ऑन साइट, रिमोट नहीं, अगर वो कह रहे कि आपकी बेसिक बहुत, अभी आप जूनियर हो, अब आपको अपने पास रख रहे, लेकिन आपको बिल्कुल ही जूनियर लेवल पर रखेंगे, इंटर्नशिप लेवल पर, आपकी सैलरी भी नहीं, अगर होगी स्टाइपेंड होगा तो अच्छी बात है, 10,000 15,000 अच्छी कंपनी वाले दे देते। अगर वो कह रहे कि हम आपको 10-15,000 देंगे तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं देंगे तो फ्री में भी उनके साथ बैठ जाओ। मेन फोकस क्या है कि उस मार्केट वाले लोगों के साथ बैठना, अच्छे लोगों की सोबत में बैठोगे तो आपको पता लगेगा क्या हो रहा है। और ये जो मार्केट के लोग होते हैं जो अभी मार्केट जॉब एक अच्छी अच्छी कंपनीज में बैठ के काम कर रहे,
उनके साथ बैठ के ना उनके एक अल्फाज, उनके जो है ना कुछ लफ्ज, उनके टेक्निकली कुछ वर्ड्स, उनके साथ बैठ के कुछ ना कुछ सीखना, उनके कुछ ना कुछ कोड पढ़ना, ये भी लोग फ्री में नहीं करते। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो लोगों की काउंसलिंग करते, 10 मिनट लेते, 15 मिनट लेते और हजार डॉलर, 500 डॉलर जो है ना चार्ज कर रहे होते। अगर यकीन नहीं आ रहा तो यहाँ पर आप सर्च करें मेंटोगा, मेंटोगा सर्च करें, और मेंटोगा के अंदर अगर फॉर एग्जाम्पल मैं जिशान उस्मानी की बात करूं, ही इज अ डेटा साइंटिस्ट, सही है, जो पाकिस्तान में इनकी पैदाइश हुई थी और अभी ये यूएसए में बैठ के डेटा साइंटिस्ट है। अगर आप इससे बात करने जाएंगे तो आप इसी सिर्फ मेंटोगा की फीस देंगे, मेंटोगा की फीस $10। ये इन्होंने क्या लगाया था, सेल वगैरह, मतलब कुछ ईयरली या कुछ सेल लगाते हैं। लेकिन अगर आप इनके मेंटोगा में अगर ऑनलाइन अगर लॉगिन हुआ मैं तो यहाँ मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर बहुत सारे लोग आते हैं जिनके साथ आप काउंसलिंग कर सकते हैं कि मैं आपके साथ काउंसलिंग करना चाह रहा हूँ, मैं अभी ये आईटी में पढ़ रहा हूँ, मुझे आगे क्या करना चाहिए। इनसे सिर्फ बात करने के लिए आपको पे करना होगा 15 मिनट के लिए। 15 मिनट के लिए कितना, $40 बोले तो कितना होते हैं भाई, डॉलर कितने का है, 280 का लगाए, 11,200। 15 मिनट बात करने के लिए इसको कितने पैसे देने पड़ेंगे, 11,000, और 30 मिनट बात करने के लिए इसको 21,000। क्यों, वजह क्या है, इन्होंने जो अपने ऊपर मेहनत की है ना, जितना पैसा लगाया है वो रिटर्न हो रहे हैं इसको। यही सेम चीज अगर आप किसी अच्छे कंपनी के डेवलपर्स के साथ बैठेंगे ना और बात करेंगे और उनका कोड देखेंगे और उनके साथ बैठेंगे और उनसे जो आज की डेवलपमेंट हो रही है वो बातें सुनेंगे, नोट करेंगे, ये भी पेड होती है। तो अगर आपको फ्री इंटर्नशिप में किसी ऐसी जगह बैठ के मौका मिले, जरूर बैठो, जरूर जाओ, लोगों की पॉडकास्ट सुनो। आजकल के जितने भी डेवलपर्स हैं उसमें मसला ये है कि हिस्ट्री नहीं पढ़ते, लोगों की हिस्ट्री पढ़ो, फेसबुक कैसे बना, ये पाकिस्तान की मिसाल ले लो, फोलियो 3 कंपनी कैसे बनी, सिस्टम नाम की एक कंपनी है, टेम्पल्स, ये कंपनीज कैसे बनी, इसकी हिस्ट्री पढ़ो, इनके जो सीईओ है उनकी पॉडकास्ट सुनो, आप लोग को पता लग जाएगा कि मार्केट में होता काम कैसे है, हमें किस लेवल पे आगे जाना चाहिए। सही है भाई, तो अपने आप को मार्केट के साथ अपडेट रखने के लिए सारी चीजें करनी चाहिए। एक चीज जो अभी मेरे माइंड में आई है, इन सब के साथ साथ आप गिटअप में जो है ना स्टूडेंट पैक ले लो। आप क्या ले लो, स्टूडेंट डेवलपर पैक ले लो। ये आपको पता है क्या होता है, स्टूडेंट डेवलपर पैक ये होता है कि आपके पास अगर यूनिवर्सिटी कार्ड हो या आप किसी ऐसी कंपनी में जॉब कर रहे हो, जैसे कि मैं अभी सैलानी में, तो मेरे पास सैलानी की ईमेल होगी, एक वेलफेयर है। इसी तरह आप किसी ऐसे कंपनी में होगी जो कि कोई ग्लोबल कंपनी हो सकती है, उनके ईमेल हो सकता है आपके पास। या अगर ये भी नहीं है तो एक ये है कि अगर आपके पास यूनिवर्सिटी कार्ड हो, किसी भी यूनिवर्सिटी में, चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑन साइट हो, किसी भी यूनिवर्सिटी में हो, अगर आपके पास ये है तो आप यहाँ पर आके ना स्टूडेंट डेवलपर पैक ये ले सकते हैं गिटहब से। इससे आपके पास क्या क्या मिलेगा, इसमें आपके पास सबसे पहले एक चीज ये मिलती है कि आपको फ्री में डोमेन मिल जाता है .me के नाम से। डोमेन के क्या मतलब, आपने अपनी प्रोफाइल बनाई, क्या कहते हैं उसको, पोर्टफोलियो बनाया, आपने पोर्टफोलियो बनाया, वो है वर्सल पे या वो है index.html पे। आप चाह रहे कि मैं यहाँ पर आ जाऊं और कोई लिखे ibrahim.me और मैं आ जाऊं, तो इसको डोमेन कहते हैं। इसके बारे में तो हमने बात की थी।
तो ये जो डॉट मी है ना, ये आपको फ्री में मिल जाता है स्टूडेंट पैक से। तो फ्री में एक डोमेन मिला, प्लस आपको बहुत सारा आपको मिल जाता है कोपायलट। कोपायलट क्या है? ये जो चैट है ना, ये वाला चैटिंग जो होती है यहाँ पर कोड की, आप कोई प्रोजेक्ट बना रहे, कोई इशू आ रहा है, आप यहाँ पर इसको बता सकते हैं मेरे इस कोड में जाओ, सर्च करो क्या मसला है और मुझे बता दो, तो आपको ये दे देगा। और जब आपको ये गिटहब डेवलपर पे मिल जाता है तो फिर आपको कोपायलट बहुत ज्यादा मिल जाता है। इसकी लिमिटेशन बहुत ज्यादा हो जाती है, मतलब लिमिट नहीं होती इसकी। आप लोग के लेवल के लिए आप ऐसा बोल दे कि इनफ है। तो ये 2-3 काम लाजमी कर रहे हैं आपने। पहला काम लिंक्डइन प्रोफाइल, इंडीड प्रोफाइल, दूसरा काम गिटहब स्टूडेंट डेवलपर पे। ये आपके पास तब होगा जब आपने अपनी पोर्टफोलियो बनाई होगी। अगर पोर्टफोलियो नहीं बना तो जल्दी से पोर्टफोलियो बना। पोर्टफोलियो बनाने के लिए आप V0 का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सही है, आप यहां पर आओ, आप लिख दो V0.dev। ये V0.app आपको क्या करेगा, आपके पास यहां पर आओगे, इसमें साइन अप करोगे, तो साइन अप पे आके ना आप टेम्पलेट्स पे आओगे। ये ऐसी जल्दी के लिए बता रहा हूं, वरना आप अपने HTML CSS जावास्क्रिप्ट के अच्छी पोर्टफोलियो खुद बनाओ। तो यहां पर अगर मैं सर्च करूं पोर्टफोलियो, ये बहुत सारी पोर्टफोलियो आ गई। जैसे कि ये हो गई, अब अगर आप एक टेम्पलेट देखिए जो आपको पसंद आ जाए, पसंद आने के बाद आप यहाँ पर आके ना ओपन इन V0 करेंगे। V0 के बाद यहाँ पर एक फोल्डर आएगा, उस पर क्लिक करेंगे और बोलेंगे डाउनलोड इन जिप। डाउनलोड इन जिप करेंगे तो आपके कंप्यूटर में डाउनलोड हो जाएगा। जिप को अनजिप कर दे और कोड पे जाके चेंजेस करके अपने गिटहब के उसमें पुश कर दे। और अगर आपको डेवलपर पेज मिल गया तो इसको .html नहीं, आपके .me में इसको पुश कर दें। क्योंकि जब आप फिर फ्रंट एंड जॉब या इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करेंगे तो अच्छी बात यह है, कंपनी वालों को पसंद होती है कि आपकी कोई पोर्टफोलियो या कोई प्रोजेक्ट डिप्लॉय हो, आपके कुछ प्रोजेक्ट्स डिप्लॉय हो। तो डिप्लॉय वाले प्रोजेक्ट्स की वैल्यू ज्यादा होती है, ना कि index.html और लोकल होस्ट पे चल रहा हो। तो ये देखिए, ये एक सिंपल पोर्टफोलियो है। आप क्या करते हैं, आपके कोई लिंक्स होंगे, ईमेल, लोकेशन, फोन नंबर, ये देके आप इसको अपने गिटहब पे डाल सकते हैं। ये रिज्यूमे हो गया, ये आपके पास पोर्टफोलियो हो गई। पोर्टफोलियो में आपने अभी तक जितने प्रोजेक्ट बनाए होंगे वो सारे यहाँ पर आ जाएंगे। यहाँ पर आके कॉन्टेक्ट, और कॉन्टेक्ट में आप अपना कॉन्टेक्ट दे सकते हैं। जल्दी से आपने पोर्टफोलियो बनानी होगी ताकि आप जब भी अप्लाई करने जाओ तो आपके पास ये चीजें आई होगी। आखिरी में फिर मैं ये कह रहा हूँ, जब तक ये क्लियर नहीं हुआ ना, कुछ भी नहीं हो सकता। और मार्केट जो हमें देख रहे हैं ना, हमें पता है कि क्या चल रहा है। तो अगर आप किसी भी लेवल पे जाएंगे, आप अगर जावास्क्रिप्ट की प्रोग्रामिंग में जाएंगे तो जावास्क्रिप्ट में आप लोगों को बसाएंगे। अच्छी से अच्छी इंटरव्यू आपकी जावास्क्रिप्ट में होगी। अगर आप पाइथन पे जा रहे, AI के लिए जा रहे, तो सबसे अच्छी इंटरव्यू आप लोग की पाइथन में होगी। भाई इस डेटा पे मैप लगा के दिखाओ, इस डेटा में से इवन नंबर्स निकालो, इस डेटा पे ये कर दो, फिल्टर लगा दो, ये चीजें आपकी चेक की जाती है। अगर हमारे पास कोई इनपुट की फील्ड खाली हो तो इसको कैसे रोके, ये सारी चीजें देखी जाती। कुछ बच्चे मुझे पर्सनल में मैसेज भी कर रहे होते, वो सवाल पूछ रहे होते जो मैंने क्लास में बताया हो। जैसे कि सर कल एक मैसेज आया था कि मैंने फायरबेस बना दिया, आप मैं फायरबेस की फाइल को गिटहब पे कैसे इसको इग्नोर कर दो। वो चीजें मैंने बता दी थी सारी, या उस टाइम पे बातें कर रहे होंगे या तो पता नहीं क्यों। तो जैसे ही आप सुबह से आए ना, देखो मैं आपको अगर यहाँ पर कोई कोड पढ़ा रहा हूँ, कोई भी कोड पढ़ा रहा हूँ, उस कोड से हट के कोई चीजें बता रहा हूँ ना, तो वो चीजें हट से नहीं होती, वो इससे रिलेटेड होती है। तो वो सारी चीजें आप लोगों ने माइंड में रखे।
बिल्कुल फोकस के साथ 2 घंटे बिल्कुल फोकस के साथ बैठ, ताकि आपको आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट सारी चीजें पता लगे कि मार्केट में हो क्या। जब आप यहाँ पर जाएंगे ना मार्केट वर्क में, तो आप बोलेंगे कि मैंने 8 महीने 9 महीने जितना कोर्स किया उसमें तो हमने 2% भी नहीं किया, ये क्या हुआ। मार्केट में जब आप लोग रियल में काम करेंगे तो आप बोलेंगे भाई मार्केट में जो हमने 7-8 महीने काम किया उसके मुकाबले में तो ये 2% है, ये तो कुछ भी नहीं है। तो अपडेटेड रहना है आपने। सही है भाई, ये कुछ चीजें थी मैंने कहा मैंने आपको बता दूं। कोई सवाल तो नहीं है इसमें, कोई कंफ्यूजन? क्या करना है, स्टूडेंट डेवलपर पे लेना आप लोगों ने, उसमें पोर्टफोलियो अपडेट करनी है, लिंक्डइन के प्रोफाइल बनानी है, और फ्रंट एंड डेवलपर की या इंटर्नशिप की आप लोगों ने ऑन साइट जॉब आप लोगों ने सर्च करनी है। हाँ, यूनिवर्सिटी वाले को हो सकते हैं और या ईमेल हो सकती है, नहीं या ईमेल होगी। अगर आप किसी कॉलेज कार्ड है आपके पास या कोई है तो इनको आप ईमेल कर सकते हैं। गिटहब सपोर्ट पे आएंगे, गिटहब सपोर्ट पे ना इसको आप लोग ईमेल कर दें कि मेरे पास कॉलेज का है और ये मतलब इस तरह कुछ रिक्वेस्ट कर दें कि ईमेल नहीं है मेरे पास कार्ड है, अगर आप चाह रहे तो मैं कार्ड स्कैन कर दूंगा। तो इसकी ईमेल का इंतजार करें कि ये ईमेल में क्या डायरेक्शन देता है। हाँ, बस आप इनसे सपोर्ट पे जाके इनसे पूछिए। और कोई सवाल? पढ़े भाई आगे? अच्छा जी, आज हम पढ़ेंगे फायर स्टोर। हमारे पास जो फायर स्टोर है, मैंने आपको कल परसों इसकी ओवरव्यू भी दे दी कि फायर स्टोर डेटाबेस क्या होता है। आपके जितने भी डेटा होते हैं ना डॉक्यूमेंट साइज डॉक्यूमेंट वाइज पे, तो वो इसमें स्टोर हो रहा होता है। इसको थोड़ा सा देखते हैं ना, इसको यहां पर आके ना डॉक्यूमेंट के साथ साथ ही पढ़ लेंगे, दो काम एक साथ हो जाएंगे। फायरबेस फाइल स्टोर डेटाबेस डॉक। बिल्ड पे आके आप लोग लिखेंगे फाइल स्टोर। अच्छा, ये क्या कह रहे हैं, यूज आवर फ्लेक्सिबल स्केलेबल नो एसक्यूएल क्लाउड डेटाबेस बिल्ड ऑन गूगल क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर टू स्टोर एंड सिंक डेटा फॉर क्लाइंट साइड सर्वर डेवलपमेंट। ये एक लाइन समझ आया? चलो इसको ब्रेक डाउन करते हैं। सबसे पहले ये कह रहे हैं स्केलेबल होगा ये कोड, और फ्लेक्सिबल है, और क्या है हमारे पास एक क्लाउड नो स्केल। अब आपने ये देखना होगा कि हमारे पास दो चीजें होती है, एक होती है हमारे पास एसक्यूएल और एक होती है हमारे पास नो एसक्यूएल। एसक्यूएल का मतलब फुल फॉर्म ये होता है कि स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। और इसका मतलब क्या हुआ, नो स्ट्रक्चर। अब आपके पास ये बता रहे हैं कि ये जो फाइल स्टोर है ये हमारे पास नो एसक्यूएल है, इसका मतलब ये है ये डॉक्यूमेंट बेस है। जब भी आपको अगर कोई बोले, अगर आप कहीं पर सुने या देखे कि नो एसक्यूएल, तो नो एसक्यूएल का डेटा हमेशा डॉक्यूमेंट बेस होता है। डॉक्यूमेंट बेस क्या होता है, अगर मैं नो एसक्यूएल की बात करूं तो नो एसक्यूएल का मतलब ये जो डॉक्यूमेंट है ना, डॉक्यूमेंट से मुराद क्या होते हैं, डॉक्यूमेंट्स में हमारे पास क्या होती है, अगर आप कोई डायरी खोलते हैं तो आपके पास क्या होती है, सबसे पहले चैप्टर्स आते हैं, इंडेक्स होते हैं, तो इसका मतलब होते हैं सारे चैप्टर्स आते हैं। उन सब चैप्टर्स को हम कहते हैं कलेक्शन, क्या कहते हैं, और हर चैप्टर के अंदर टॉपिक्स होते हैं। अगर एक चैप्टर उठाया, एक चैप्टर के अंदर 20 टॉपिक हो गए, तो डॉक्यूमेंट इसको कहते हैं कि हमारे पास एक कलेक्शन होती है, उस कलेक्शन के अंदर हमारे पास टॉपिक होते हैं। क्या होते हैं, टॉपिक्स होते हैं। अगर हम टेक्निकली बात करें, टेक्निकली क्या होगा, डॉक्यूमेंट्स होगा, और डॉक्यूमेंट्स में हमारे पास
की वैल्यू पेयर होती है। क्या होती है भाई? की वैल्यू पेयर। अब इसको नो एसक्यूएल इसीलिए बोला जाता है कि ये कोई स्ट्रक्चर वाइज नहीं होता। फॉर एग्जांपल स्ट्रक्चर वाइज के मतलब ये है कि हमारे पास ना तो इसमें कोई टेबल होता है, ना कोई टेबल बनता है, ना तो इसमें कोई रो और कॉलम होती है कि आपने अगर कोई डेटा रखना होगा तो डेटा को आप कैसे रखेंगे, मतलब अगर यूजर का इनपुट एक है और इस यूजर के दो कीज है, एक नेम और एक ईमेल, तो अगर आप सेकंड नेम डालते हो तो सेकंड वाले रो को आपने देखना होगा, सेकंड वाले रो के नीचे आपने डेटा रखना होगा। ये देखो, ये मैं क्या कर रहा हूं, तरतीब वाइज कर रहा हूं ना, तो इस तरतीब को कहते हैं स्ट्रक्चर वाइज, टेबल वाइज। जो हमारे पास एसक्यूएल होता है ना, एसक्यूएल स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, इसको कहते हैं टेबल वाइज, मतलब टेबल की तरह डेटा होता है। और नो एसक्यूएल का मतलब क्या है कि उसमें सिर्फ क्या होती है भाई, की वैल्यू। की वैल्यू, अब की वैल्यू का फायदा क्या है, जब जिसमें कोई टेबल भी ना हो, जिसमें कोई रो और कॉलम भी ना हो, इसमें क्या फायदा है कि आप इसी डॉक्यूमेंट से कहीं से भी कॉल करते हो की को, सही है, आपको वैल्यू मिल जाती है, कोई नंबरिंग नहीं होती। कि अगर आपने टेबल 1 पे कोई डेटा पड़ा हुआ है, टेबल 1 को डेटा को कॉल करते हो, अगर आपने सेकंड को कॉल करना होगा तो आपने इसको बताना होगा कि फर्स्ट के बाद मैं सेकंड टेबल को कॉल कर रहा हूँ, सेकंड टेबल के अंदर जो भी रोज में डेटा होगा आपको वो डेटा मिलेगा, बाहर वाला डेटा नहीं मिलेगा। ये तब होते है जब आपके पास डेटा स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज हो, एसक्यूएल में। नो एसक्यूएल में क्या होता है, टेबल होता ही नहीं है, डॉक्यूमेंट होता है, और डॉक्यूमेंट हमेशा होते हैं हमारे पास ट्री वाइज। क्या होते हैं भाई? और टेक्निकली अगर इसको बात करें, टेक्निकली हमारे पास इसको कहते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या होता था फिजिक्स में, एक छोटा सा एटम, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, और पूरा क्या होता था, मॉलिक्यूल पूरा, उसके अंदर सारे छोटे छोटे क्या होते थे। तो हमारे पास जो ये डेटा होते हैं ना, नो एसक्यूएल वाला, उसमें ना कोई टेबल होता है, ना कोई रो होती है, ना कोई कॉलम होता है। आप किसी भी डॉक्यूमेंट्स के अंदर किसी भी की को कॉल कर दो, आपको क्या मिल जाएगी, उसकी वैल्यू मिल जाएगी। इवन कि अगर मैं यहां पर आपको दिखाऊं, मोंगोडीबी नो एसक्यूएल है, एक डेटाबेस है जिसके अंदर हम डेटा रखते हैं, वो है नो एसक्यूएल। नो एसक्यूएल से क्या मुराद हुआ कि उसके अंदर कोई नो टेबल, नो रो और नो कॉलम। आप कहीं से भी की को मंगवाओ तो आपको क्या मिल जाएगा, वैल्यू मिल जाएगी। आप देखिए, अगर मैं किसी भी एक वैल्यू को निकालूं, जैसे कि मैं यहां पर कोई डेटा दिखाने की कोशिश करूं, एक दूसरे के साथ क्या है, रिलेशनल बेस है। और नो एसक्यूएल में देखिए, रिलेशनल बेस की पता नहीं कहां मौजूद होती है और उसकी वैल्यू पता नहीं कहां मौजूद होती है। एक्सेस कैसे करते हो, की बुलाते हो तो क्या आती है, बस जहां पर की वैल्यू एक दूसरे के रिलेशन में मौजूद हो तो एसक्यूएल। अगर की और वैल्यू अलग अलग जगह डॉक्यूमेंट्स में कहीं पर भी पढ़ा, की को बुलाओ तो क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी, वो हमारे पास क्या होती है, नो एसक्यूएल। इसका आप देखिए, इसके जो ग्राफ बनता है ना, वो कैसे बनता है, डॉक्यूमेंट वाइज बनता है। एक हमारे पास की आ गई, इसकी की दो वैल्यू हो सकती है, इसकी का कितना डेटा हो सकता है, अगर दो भी ना हो तो वैल्यू और की कहां कहां मौजूद है वो वेरी नहीं करता। लेकिन यहां पर क्या है, सारा स्ट्रक्चर वाइज। ये देखिए एसक्यूएल और नो एसक्यूएल, ये स्ट्रक्चर वाइज है और ये नो स्ट्रक्चर। ये देखो, ये पूरा स्ट्रक्चर वाइज है और ये क्या है, अब ये पूरी डिटेल होती है डेटाबेस में क्या क्या होता है। जब हम डेटाबेस को दोबारा स्टार्ट करेंगे तो इसकी डिटेल में आपको उस टाइम पे एसक्यूएल और नो एसक्यूएल का दोबारा दे दूंगा जब हम डेटाबेस को स्टार्ट करेंगे। बात समझ आ रही है? तो इसका मतलब ये था नो एसक्यूएल। अब इसका मतलब भी यही है कि पाइथन के अंदर हम जो की और वैल्यू लिखेंगे या कोई डेटा लिखेंगे, या अभी जो हम प्रोजेक्ट बनाएंगे
तो उसके अंदर भी जब हम कोई डेटा निकालेंगे तो वो भी नो एसक्यूएल होगा। आप की लिखो, आपके पास क्या चाहिए, उसकी वैल्यू आ जाएगी। मतलब फॉर एग्जांपल ये इसकी एक मिसाल ऐसी ले लो कि अगर मैं यहां पर जाता हूं गुलेमत पे, इसका डेटा स्ट्रक्चर समझते हैं। अब देखिए ये एक गुलेमत है ना, ये देखिए मैं यहां पर आया हूं, यहां पर मैंने इस पे क्लिक किया, सेल लगी हुई है, सही है। ये जो सेल है ना, ये पूरे एक डॉक्यूमेंट है, ये पूरे एक क्लस्टर है। क्या है? क्लस्टर समझो, एक डेटाबेस है, एक डब्बा है। उसके अंदर जो ये सेल मेन है ना, सेल मेन, ये पूरे एक कलेक्शन है। क्या है? कलेक्शन। और कलेक्शन के अंदर डेटा मौजूद है। बात समझ आ रही है? ये कलेक्शन हो गया और कलेक्शन के अंदर क्या मौजूद है? डेटा। और इन सब, और ये सब कहां मौजूद है? किसी एक क्लस्टर में। इस तरीके से हमारे पास कुछ ये डेटा मौजूद होता है। इसको ओपन करके भी देख लेते हैं कि क्लस्टर हमारे पास होता है कैसे। फाइल स्टोर डेटाबेस पे मैंने क्लिक किया, ये अब डेटाबेस मेरे लिए बना रही है, जगह बना रही है। ये देखिए इसने कोई डेटाबेस क्रिएट कर दिया हमारा। डेटाबेस जब क्रिएट किया तो ये आपको क्या कह रहे हैं कि आप अपना कलेक्शन बना भी सकते हो। मैंने इस पे क्लिक किया तो कलेक्शन में कैसे बनाऊंगा? कलेक्शन की आईडी दे दो, मैंने कहा 1 2 3 या कोई नाम दे दो, नेक्स्ट। कलेक्शन डॉक्यूमेंट नाम क्या होगा? कोई आईडी होगी इसकी, मैंने कहा इसकी भी आईडी क्या हो गई? फील्ड क्या होगी? मैंने कहा वो हो सकती है यूजर। उसकी टाइप क्या होगी? स्ट्रिंग। मैंने लिखा इब्राहिम। या अगर आप ये ना भी लिखो चल जाए। एक हमारे पास आईडी मतलब एक डेटा बना जिसका क्या नाम है, जो कि मैंने डॉक्यूमेंट आईडी का नाम दे दिया। उसकी आईडी क्या दी थी मैंने? 1 2 3 4 5। और इसके अंदर ये डेटा मौजूद है जो कि बाय डिफॉल्ट किस में आया? स्ट्रिंग में आया। अब मैं इस यूजर इस की को मंगवाऊंगा ना, इस की को मंगवाऊंगा तो ये डेटा मेरे पास खुद ब खुद आ जाएगा। अगर मैं इस की को डिलीट करूं तो इस की के नाम से जितना भी डेटा मौजूद होगा वो सारा। अगर मैं इस की को मंगवाऊं तो मेरे पास क्या आ जाएगी? ये वाली वैल्यू। अगर मैं इस की को मंगवा के इसको अपडेट करूं, चूंकि हम इसमें करेंगे तो ये क्या हो जाएगी? अपडेट हो जाएगी। तो अगर आप इसको देखें ना, दिस इज कॉल्ड एटॉमिक बेस स्ट्रक्चर। एटॉमिक का मतलब क्या था? पहले मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया, उसकी सिंपल आईडी दे दी, उसके अंदर गया, एक आईडी दे दी मेरी यूजर की, वो आईडी ये रही। फिर उसके अंदर गया, उसने बोले की क्या होगी? मैंने कहा यूजर। उसने बोला उसके अंदर वैल्यू क्या होगी? मैंने कहा इब्राहिम होगी। तो दिस इज कॉल्ड एटॉमिक बेस, पेरेंट टू चाइल्ड, चाइल्ड टू पेरेंट, लाइक अ ट्री स्ट्रक्चर। तो डॉक्यूमेंट वाइज डेटा बन रहे हैं, की बन रही है, वो वैल्यू बन रही है, की बन रही है, और वो दोनों की वैल्यू किसी आईडी में, और वो आईडी किसी कलेक्शन में, और वो पूरे कलेक्शन किसी कलेक्शन के अंदर पूरा डेटा बनता है। एक कलेक्शन के अंदर मल्टीपल डेटा हो सकता है, एक कलेक्शन के अंदर मल्टीपल डेटा, एक कलेक्शन के अंदर मल्टीपल कीज हो सकती है। ये एक आया कलेक्शन, इस कलेक्शन के अंदर मल्टीपल कीज हो सकती है, एक से ज्यादा भी हो सकती है। आप यहां से इस डेटा को डिलीट भी कर सकते हो। यहां पर आ गए, आपने बोल दिया डिलीट। यहाँ पे इसकी की को अगर डिलीट करना हो तो कैसे करेंगे? डिलीट, कलेक्शन पे आओ, कलेक्शन का नाम दे दो और इसको क्या कर दो भाई? डिलीट कर दो आपका कलेक्शन। ये तो अभी हमने यूआई में देख लिया, यूआई में डेटा कैसे ऐड किया जाता है। अब आते हैं कि प्रोग्रामिंग के जरिए इस यूजर इब्राहिम खान को यहाँ पर कैसे ऐड करें, वो देखते हैं अभी। या तो कोई सवाल, कोई मसला? हाँ, ये क्रेडिट तो कर रहे हैं अभी हम क्रेडिट तो कर रहे हैं। क्रेडिट क्या होता है? CRUD, डेटा मतलब क्रिएट। ये अभी मैंने क्रिएट किया डेटा, अभी मैंने क्या किया, चलो मैं ये भी बता देता हूं। फाइल स्टोर के अंदर हम क्या करेंगे भाई? पूरा क्रिएट करेंगे। सी का मतलब होगा कि हम डेटा को क्या करेंगे? क्रिएट करेंगे।
अब ये पढ़ते तो आगे नहीं जाते, रीड का मतलब फिर उसको गेट करते हैं। तो अभी हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं। और क्रिएट में फाइलस्टोर में इनका जो नाम है फाइलस्टोर में वो है एड डेटा। क्या है, तो यहां पर आओ, यहां पर फाइलस्टोर, इसके डॉक्यूमेंट पे जाओ, यहां पर आके इसकी इंट्रोडक्शन है, मैंने कहा कि नहीं इंट्रोडक्शन में इंट्रोडक्शन को जोड़ दो, मैनेज डेटा पे आ जाओ और सबसे पहले क्या कर दो, एड डेटा, क्योंकि मैंने आपको ओवरव्यू दे दी एसक्यूएल डेटाबेस क्या होता है, कैसे स्टोर होता है। अब आप इसको देखते हैं कि इसको कनेक्ट कैसे किया जाए। एड डेटा टू अ क्लाउड फाइल्स। अब इसको क्लाउड में कैसे डेटा को स्टोर किया जाता है वो देखिए। बिफोर यू कैन इनिशियलाइज क्लाउड फाइल्स डेटा, आप पहले इसको इनिशियलाइज कर दो। मैंने कहा सही है, इनिशियलाइज कर देता हूं। यहां पर आ गई, इसने बोला कि भाई आप सबसे पहले इसको, ये क्या हो रहा है इसके साथ, सबसे पहले इसको क्या कर दो, गेट फाइल स्टोर खोले हो, कहां से, फाइल स्टोर से। अगर आपको याद हो, तुम्हें याद हो या ना याद हो, मुझे याद है जरा जरा, हो सकता है कि यहाँ पर हमने फाइल स्टोर को इंपोर्ट किया हो। क्या है हमारी वो फाइल, फाइलबेस डॉट, हमने मंगवाया था क्या, ये रहा गेट फाइल स्टोर। ये गेट फाइल स्टोर जो मैंने मंगवाया है, ये गेट फाइल स्टोर में यहां पर इंपोर्ट कर लेता हूं। क्या कर लेता हूं भाई, कमेंट क्यों कर रहे हो, इंपोर्ट गेट फाइल स्टोर फ्रॉम फाइल स्टोर डॉट, ये डॉट जेएस लगाना। अभी तो काम कर लेंगे लेकिन जरूरी है कि आप लोग, मैंने इसको मंगवाया, इसको मंगवाने के बाद मैं लिखता हूं, क्या कर रहे हैं, डेटाबेस पढ़ रहे हैं ना, तो मैंने क्या लिखा, डेटाबेस। इसके साथ साथ क्या लिखेंगे, इसको इनिशियलाइज करने के लिए गेट फाइल स्टोर पे आएंगे, गेट फाइल स्टोर जो कि यहाँ ऊपर से मैंने मंगवा दिया था, और इसके अंदर क्या लिखेंगे, जो मेरा पूरा प्रोजेक्ट कॉन्फ़िगर हुआ है वो रखेंगे। और इस टाइम पे जो हमारा पूरा एक प्रोजेक्ट जो कॉन्फ़िगर हुआ था वो कहाँ हुआ था, ऐप के अंदर। कैसे पता लगा, ये पूरे जो फाइल बेस कॉन्फ़िगरेशन हुई थी ये हमारे पास कहाँ हुई थी, यहाँ पर ऐप के अंदर। ये देखो कहाँ हुई थी, तो मैं डायरेक्ट इस ऐप को क्या कर देता हूं, इस ऐप को मैं यहां पर मंगवा लेता हूं। सही है भाई। और इसको अगर अभी कंसोल करो तो ये कंसोल में क्या देगा, कंसोल लाजमी देगा डीबी। इसको कनेक्ट करने के लिए मैं कहां पर आता हूं, मैं आता हूं यहां पर गोल फाइल स्टोर डॉट एचटीएमएल पे आ गई, फाइल स्टोर डॉट, और ये जो फाइल स्टोर डॉट एचटीएमएल मैंने बनाया ये उसी फोल्डर के अंदर ही बनाया। ये मैंने जानबूझकर बनाया, मैं एक फाइल के अंदर भी काम कर सकता था लेकिन आगे जाके ऐसे ही काम होता है, तो अभी से प्रैक्टिस कर लो, अलग अलग फाइल बनाए। तो मैंने फाइल स्टोर डॉट एचटीएमएल बनाया, फाइल स्टोर डॉट एचटीएमएल के अंदर मैंने एक जावास्क्रिप्ट की फाइल लगाई जिसका क्या नाम था, फाइल स्टोर डॉट। इसके अंदर में गया तो मैंने इसको इंपोर्ट कर लिया फाइल स्टोर को, कहां से, फाइलबेस डॉट जेएस से। इंपोर्ट करने के बाद मैंने इसको क्या बोल दिया, डीबी, एक वेरिएबल बनाया और उसके अंदर मैंने गेट फाइल स्टोर को ऐप के साथ इनिशियलाइज कर दिया। अब मुझे इसको लाइव सर्वर पे चलाना होगा तो मैं कहां पर चलाऊंगा, गो लैब, इंडेक्स वाले पे नहीं, फाइलबेस डॉट एचटीएमएल। बात समझ आ रही है। यहां पर आऊंगा तो यहां पर मेरे ये क्या डेट थी, यहां पर आने के लिए अभी क्या हो, मैंने यहां पर फाइल स्टोर डॉट जेएस पे क्लिक किया था क्या, गो लाइव, अब आया ये फाइल स्टोर। सही है, फाइल स्टोर डॉट एचटीएमएल पे क्लिक करने के बाद, अच्छा यहां क्या है, रेफरेंस ऐप इज, ये कह रहे कि आप ऐप को क्या कर दो, ये वाली इस ऐप को क्या कर दो, डिफाइन कर दो। तो क्या करते थे हम लास्ट क्लास में, एक्सपोर्ट कहां पे किया था, इसको तो कहीं पर एक्सपोर्ट किया ही नहीं है हमने। तो क्या कर सकते हैं, इसको यहां पर हम बाय डिफॉल्ट लिख सकते हैं एक्सपोर्ट कोड्स। यहां पर आके डायरेक्ट में क्या कर लेता हूं, इंपोर्ट
और क्या लिख देता हूं, ए फ्रॉम, या अगर हम चलो ये देखते ऐसे कर लेते या डायरेक्ट कर लेंगे, कहां पे ये इंडेक्स पे ना, इंडेक्स पे था ना ये, इसको ये मिल गया फाइल इनिशियलाइज और ऑल भी मिल गया। अब ये जो 33 नंबर पे है ये बाकी इंडेक्स वगैरह क्या करें इसके साथ, इसको थोड़ा सा फिलहाल के लिए कमेंट कर देते हैं, इसके अभी हमें रीड, ये देखो ये मैंने कल आखिरी क्लास में भी आप लोगों को समझाया था, वही काम मैंने इसको यहां पर कर दिया। फाइल स्टोर यहां पर आ गया, ये इंडेक्स फाइल स्टोर और ये हमारे पास इनिशियलाइज हो गया। अब क्या करते हैं, सबसे पहले जब हमारे पास डीबी इनिशियलाइज हो गया या तो कोई मसला, कोई मसला, मैंने यहां पर एक को एक्सपोर्ट कर दिया और यहां से क्या कर दिया, इसको इंपोर्ट कर दिया। अच्छा अब आते हैं यहां पर डॉक्यूमेंट पे, इनिशियलाइज सेट अ डॉक्यूमेंट, ये क्या कह रहे हैं, अभी पहले डॉक्यूमेंट आप अपना सेट कर दो। अभी जो मैंने आपको GUI में उसकी UI में डॉक्यूमेंट सेट करवाया था, आईडी लेके मैंने सेट करवा दिया था। इसको सेट करवाने के लिए वो कह रहे हैं कि आपको सबसे पहले क्या करना होगा, सेट डॉक करना होगा। तो इस सेट डॉक को मुझे मंगवाना होगा, सेट डॉक और डॉक दो चीजें, क्योंकि ये सेट डॉक और डॉक यहाँ पे क्या हो रही है, और ये फायरबेस का अपने डॉक और सेट डॉक, और ये एसिंक्रोनस फंक्शन में लगेगा, कहां लगेगा, एसिंक्रोनस फंक्शन में। तो कैसे करते हम, यहां पर हम मंगवाते हैं डॉक और सेट डॉक, इन दोनों को मैंने कॉपी किया, कॉपी पे आने के बाद मैं आया फायरबेस पे और यहां पर मैंने क्या कर दिया, दो कर दिए। ये कहां पर मैंने किए, फायर, इसी को ही मैं यहां पर क्या कर देता हूं, एक्सपोर्ट कर देता हूं। और जब ये दोनों एक्सपोर्ट हो जाए तो मुझे फिर कहां चाहिए होगा, ये यहां चाहिए होगा। मैंने इन दोनों को यहां मंगवा, यहां मंगवाने के बाद मैं सिंपल आता हूं और सिंपल इस डॉक्यूमेंट को यहां पर रख देता हूं। अब ये कैसे काम करेगा, सबसे पहले मुझे किसी कोई एक फंक्शन बनाना पड़ेगा या उसको चलाना पड़ेगा, कुछ ना कुछ काम हमें इसके साथ करना पड़ेगा। तो क्या कर लेते हैं, अभी फिलहाल के लिए फंक्शन बना देते हैं, जो कि वो फंक्शन एसिंक्रोनस होगा। क्या होगा, एसिंक्रोनस बनाने के लिए फंक्शन को क्या करते हैं, सबसे पहले, अब ये सारी चीजें क्या होती है, वी डिस्कस बिफोर, ऐसा ना आपको ये समझ भी नहीं आ रहा। मैं यहां पर लिख रहा हूं और मैं लिख रहा हूं ऐड डेटा। अच्छा बाय द वे, आप अगर ऐसा ना करें ना, फंक्शन ना बनाए, तो ये भी कर सकते हो फिलहाल के लिए, db डॉट कलेक्शन, db डॉट कलेक्शन, और कलेक्शन के अंदर आप डेटा को रख सकते डायरेक्ट db डॉट कलेक्शन, और आपने डेटा रख दिया। जिस तरह ये गेट फाइल स्टोर मंगवाते हैं ना, पहले फायरबेस में ऐसे होता था, पहले फायरबेस में फायरबेस डॉट फाइल स्टोर, अगर आप कोई पुरानी YouTube की वीडियोस देखो किसी फायरबेस की, तो वो उसको ऐसे मंगवाते थे, फाइल स्टोर ऐसे मंगवाते थे, गेट फाइल स्टोर। लेकिन अभी नहीं होता, अभी हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट के जरिए डायरेक्ट कर रहे हैं इसको, सही है भाई। और ये अभी हमें कलेक्शन दे रहे हैं, बात समझ आ रही है। मैंने कहा एक फंक्शन बना दो और उस फंक्शन का नाम क्या होगा, उस फंक्शन का नाम होगा एड डेटा। एड डेटा के अंदर मैं सब ये पूरा डेटा क्या कर देता हूं, ऐड कर देता हूं। मैंने यहां अवेट लगाया और अवेट के साथ क्या हुआ, सेट डॉक डीबी। अब डीबी के क्या नाम हो सकता है, ये सिटीज वो है जो अभी मैं यहां पर सेट कर रहा था, अभी जो यहां पर मैं सेट कर रहा था ना, आईडी सेट कर रहा था,
ये वो मांग रहे हैं, तो सिटीज नहीं, मैं क्या लिख देता हूं, यूजर्स। सही है। वो जो यूजर सेव होंगे, यूनिक आईडी जो होगी वो क्या होगी, तो फिलहाल के लिए हमारे पास कोई यूजर है नहीं ताकि उसकी हम यूजर डॉट यू आई डी से उठाए, तो इसको हम मैं सिंपल कह सकता हूं कि इसकी आईडी होगी ए। स्टूडेंट इसके अंदर जो कलेक्शन होंगे वो मैंने 3 बना दिए, आप 1 2 बना सकते हो, 1 बना सकते हो। सही है। अच्छा, इसको कॉल करते, इसको क्या करते, मैंने इसको कॉल किया, कॉल करने के बाद मैंने इसको रिफ्रेश किया, यहां पर आया, इसने क्या बना दिया भाई, यूजर नाम पे एक कलेक्शन बनाया जिसका नाम क्या है, आप देखो ये पॉइंट्स को आप लोग याद रखो, पहले हर एक पॉइंट को याद रखो। ये पहले क्या है, डेटाबेस जो हमने इनिशियलाइज किया था। दूसरा क्या है, कलेक्शन का नाम, तो कलेक्शन का नाम यहां पर क्या हुआ, आईडी यहां पर क्या चली गई, आईडी क्या चली गई, ए चली गई। इसके अंदर क्या है, कीज, तो देखो डॉक्यूमेंट समझ आया, ये एक कमरा डॉक डीबी के नाम से, डीबी के नाम से एक कमरा, उस कमरे के अंदर एक बॉक्स पड़ा हुआ है जिसका नाम कलेक्शन है, उस कलेक्शन के अंदर क्या क्या है, डेटा है। भाई ये एक कमरा है, ये डेटाबेस है, यहां पर मैंने एक बहुत बड़ा सा बॉक्स रख दिया। सही है। उस बॉक्स का नाम मैंने क्या रख दिया, यूजर। उसको जैसे ही खोला उसके अंदर 3 चीजें पड़ी हुई थी उस बॉक्स के अंदर। अब बॉक्स तो एक नहीं हो सकता, बहुत सारे हो सकते हैं बॉक्स, तो अगर कोई बंदा आएगा वो अपना बॉक्स कैसे पहचानेगा, सब बॉक्स के नाम है यूजर्स यूजर्स यूजर्स, बहुत सारे बॉक्स है और उसके अंदर सबका अपना अपना डेटा मौजूद है। अब एक बंदा वो बाहर से आ रहा है अपने बॉक्स से, यूजर्स बॉक्स तो सारे हैं लेकिन वो सारे यूजर उसके थोड़ी है, अपने बॉक्स से एक की निकाल रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल नेम ईमेल और पासवर्ड को छोड़ दो, उसमें क्या क्या मौजूद है, उसमें माउस मौजूद है, कीबोर्ड मौजूद है और लैपटॉप मौजूद है। वो बंदा पुराना लैपटॉप आके नया लैपटॉप रख रहे हैं और पुराना उस डब्बे से निकाल रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं वैल्यू को, क्या कर रहे हैं, या बाहर से कोई सीपीयू ला रहे हैं उसके अंदर बॉक्स के अंदर रख रहे हैं तो डेटा को ऐड कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं। लेकिन जितने भी बॉक्सेज है सबका नाम यूजर्स है, तो कोई यूनिक की तो होनी चाहिए ना, वो यूनिक की हमारे पास क्या है, फिलहाल के लिए अभी क्या है, ए है। ये जो मैं लिख रहा हूं ये सेट डॉक, ये फायरबेस देता है, क्या देता है, फायरबेस। अब 2 चीजें और इंपॉर्टेंट है, उसको समझनी चाहिए। एक हमारे पास होता है सेट डॉक, क्या होता है, एक हमारे पास होता है एड डॉक्स, क्या होता है भाई, एक होता है सेट डॉक और एक हमारे पास होता है, ये जो सेट डॉक है ये भी डेटा स्टोर करता है, डेटा स्टोर करता है, ये भी डेटा स्टोर करता है, एक कलेक्शन बनाता है और डेटा स्टोर करता है। इन दोनों में फर्क क्या है, अभी मैं सेट डॉक कर रहा हूं तो जो मैं डेटा स्टोर कर रहा हूं तो इसकी जो आईडी है वो कौन सी है भाई, मैनुअल आईडी है। मैनुअल का मतलब हम खुद आईडी बना रहे। जो एड डॉक है ये आईडी जो होती है उसकी क्या होती है, खुद बन जाएगी। बात समझ आ रही है, आईडी खुद बन जाती है। कैसे, वो जब बाद में भी आएगा हम उसको देख लेंगे। आपने एक फंक्शन के थ्रू आपने डेटा को ऐड कर दिया भाई, डेटा कैसे ऐड हुआ, नेम आया और ये आया, बात समझ आ रही है। इफ द डॉक्यूमेंट डज नॉट एग्जिस्ट, अगर डॉक्यूमेंट पहले से मौजूद नहीं हुआ, इट विल बी क्रिएटेड। सेट डॉक ये करता है, अगर डेटा मौजूद ना हुआ तो वो डेटा ऐड करेगा। इफ द डॉक्यूमेंट डज एग्जिस्ट इट कंटेंट्स विल बी, इसका कोई मतलब बता सकता है, अगर कोई पहले से आईडी मौजूद हो ए के नाम से, किस नाम से, और आप उस नाम को चेंज करके अपडेट कर दो, क्या कर दो भाई, अपडेट कर दो। यहां पर मैं रिफ्रेश करता हूं, यहां पर आता हूं,
यहाँ पर ये रिफ्रेश कहाँ से होता है? हाँ हो गया, हाँ खुद ब खुद हो गया। देखो क्या हो गया, ये अपडेट हो गया। सही है। ये समझ आया? अच्छा जी। डेटा टाइप्स, हम इस डेटा के अंदर क्या रख सकते हैं? इसका मतलब क्या हुआ कि सब डेटा रख सकते हैं। क्या कर सकते हैं भाई? हाँ, आप चाह रहे हो कि ये जो डेटा मैंने रखा है स्टोर में, ये मुझे कैसे पता लगेगा कि ये कब अपडेट हुआ है? इसके लिए हमने क्या किया था, यहाँ पर हमने लिया क्या था, क्रिएटेड 8। ये किया था हमने, एक की मैं इजाफी बना रहा हूं और क्रिएटेड 8 में मैं क्या ले रहा हूं, न्यू डेट। बात समझ आ रही है? क्या होगा जब भी डेटा बनेगा ना यहाँ पर, तो डेटा के साथ क्या ऐड होगा, एक डेट ऐड होगा कि इस तारीख को ये डेटा, एक डेट तो ये रहा जो हम यहाँ पर लिख रहे हैं न्यू डेट। एक हमारे पास की होती है, इस की को लोग चेंज कर रहे होते हैं, वो लोग लिख रहे होते हैं टाइम स्टैम्प। क्या बना रहे होते हैं? टाइम स्टैम्प। लेकिन जो हमारे पास टाइम होते हैं ना, टाइम, न्यू डेटा की जगह पर, न्यू डेटा की जगह पर हमारे पास जो टाइम स्टैम्प होता है ना, टाइम स्टैम्प, हमें फायरबेस भी एक टाइम स्टैम्प देता है। क्या देता है? उसका नाम होता है सर्वर टाइम स्टैम्प। आई थिंक क्या होता है इसका, ये डॉक्यूमेंट में शायद कि मिल जाए हमें टाइम स्टैम्प। तो यहां पर लिख देता हूं सर्वर टाइम, ये इसको कैसे लिखते हैं मैं ये देख रहा हूँ, एक मिनट के लिए। हाँ, ये लंबी कर रहा है, यहाँ पर आ जाओ, लिख लो फायरबेस टाइम, तो ये कुछ ना कुछ यहाँ पर दे दे। फायरबेस इंपोर्ट सर्वर, ये रहा सर्वर। स्पेलिंग तो सही है, बस कंफर्म कर रहा था, यही है। सही है भाई। टाइम स्टैम्प किया आपने, और टाइम स्टैम्प के साथ आप क्या लिखोगे, सर्वर। ये देखो सर्वर। आप कोई फर्क बता सकते हैं कि पुराने वाले इसमें और इसमें क्या फर्क हो सकता है? मैंने इसको मंगवाया तो इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, टाइम स्टैम्प को कहां पर रखना पड़ेगा भाई, यहाँ पर इसको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, यहाँ पर इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा, और यहाँ पर भी आगे इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। अब देखो क्या होगा टाइम स्टैम्प के साथ, अगर ये अपडेट हो चुका हो, ये देखो टाइम स्टैम्प के साथ क्या हो चुका है, अपडेट हो चुका है। इसका और उसका क्या फर्क था, ड्यू डेट का और इसका फर्क है। ये जो हमारे पास है ना न्यू डेट वाला, ये न्यू डेट वाला, ये आपके लोकल मशीन का है। अगर किसी ने अपने कंप्यूटर की टाइमिंग उसकी रात में, अभी सुबह के 11 बज रहे, अगर उसने गलती से कंप्यूटर में अगर रात के 11 बजे, तो ये जो टू डू एड हो रहे हैं वो उसकी टाइमिंग क्या आ रही होगी, रात को 11 बजे। अब इससे ये इशू नहीं आएगा, क्योंकि इसका नाम सुनते ही आपको ये पता लग जाएगा कि ये कहां से उठा रहे, सर्वर से उठा। तो बेस्ट प्रैक्टिस कौन सी रहेगी, ये वाली या ये वाली? बात समझ आ गई? डेटा ऐड भी हुआ, टाइम भी ऐड हो गया। टाइम रह गया वैसे। अब आगे बढ़े, कौन बोला कि आगे ना बढ़े, बढ़ गया, बढ़ गया। जल्दी जल्दी इंटर्नशिप कर रही है ना, जल्दी जल्दी जाने कहीं पर। अच्छा जी, डॉक्यूमेंट को क्या करना है, ऐड करना है। तो ये तो हमने देख लिया, ये ऐसे होता है, इस तरह करते हैं कलेक्शन ऐड। अच्छा, अब ये हमारे पास क्या है, ऐड दो। ये ऐड दो क्या करेगा, ये कलेक्शन बनाएगा, कलेक्शन के अंदर कहा जाएगा डीबी में, और कहा जाएगा
आप देखो इसमें तीसरी वाली की गायब हो गई, ये वाली की गायब हो गई। क्यों क्यों गायब हो गई? अबे अभी तो बताया था ये ऑटोमेटिक देते हैं एड डॉग में, तुम लोग सोए हुए हो। एड डॉग और सेट डॉग की मैं क्या बता रहा हूँ आप लोगों को भाई यार, ये तो मुझे घबराहट से हो जाती है फिर ये। अभी 2 मिनट पहले मैंने बताया कि एड डॉग कर रहे हो, देखो लॉजिकली आप लोग जो है ना माइंड फोकस रखो यहाँ पर अभी तक हम क्या कर रहे थे सेट डॉग, तो हम आईडी खुद ब खुद इसको दे रहे थे। अभी यहाँ पर क्या है ये एड डॉग, तो इसकी आईडी की जरूरत नहीं है, तो मैनुअली हम दे सकते हैं। तो यही चीजें तो मैं बता रहा हूँ क्यों। आज के दिन में क्या क्या चीज समझ नहीं है वो देख लेते हैं और अगली क्लास में पढ़ेंगे।